मेंस बिग बैश लीग 2025-26 का ये सीजन जिसका पहला मैच यहां पर स्टार्ट होगा पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर के बीच होने वाला आज के इस मैच से, जो कि पर्थ के ही ऑप्टस स्टेडियम पर, जिसको पर्थ स्टेडियम के ही नाम से जाने जाते हैं, यहां पर स्टार्ट होगा ये मैच 14 दिसंबर को 1:45 पर भारत के समय के हिसाब से। लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो करीब 2.5 घंटे का फर्क होता है। तो 4:15 बजे यानी कि शाम को 4:15 पर वहां की लोकल टाइम के हिसाब से जब यह मैच स्टार्ट होगा। और इस मैदान के बारे में अगर हम जानने के लिए पिच रिपोर्ट के आगे आए डिस्कस करें, जहां पर पिछले 6 मैचेस का स्कोर कार्ड आपके सामने है, जिसमें रिजल्ट्स को निकाल करके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों ने इन 6 मुकाबलों में से 4 बार मुकाबले जीते हैं। यानी कि सेकंड बैटिंग करना जनरली यहां पर फेवरेबल होता है उन किसी भी टीम के लिए जो पहले टॉस जीतती है। और साथ ही साथ ये तो निश्चित तौर पर रिजल्ट्स के हिसाब से आपने बातें जानी, लेकिन एक और जो फैक्ट यहां पर आता है वो है वेदर फोरकास्ट का, जो कि सजेस्ट करता है कि उस टाइम पर जब यह मैच स्टार्ट होने वाला होगा, हालांकि पूरे दिन के दौरान ही आसमान पर बादल बने रहने वाले हैं, हल्की फुल्की बारिश की संभावनाएं भी आज के इस मैच में बनी रहेगी इस मैच की स्टार्टिंग टाइम पर। हालांकि मैच होगा ये लगभग काफी हद तक पक्का है, ये वेदर फोरकास्ट में आपको बताया जाता है। लेकिन जो आसमान पर बादल होने की संभावनाएं हैं, हल्की फुल्की जो बारिश होने की संभावना है, उसमें जो वेदर में मॉइस्चर होगा और साथ ही साथ जो पिच के अंदर मॉइस्चर जाएगा, कोई भी टीम ये रिजल्ट चाहे जैसे होते पिछले कुछ मुकाबलों के, आज यहां पर टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का ही प्रेफर करती। वैसे भी पहला मैच है, फ्रेश पिच होगी तो कोई भी टीम पहले फील्डिंग करना चाहेगी भी। तो निश्चित तौर पर रिजल्ट तो निश्चित तौर पर वही दिखाते हैं कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का फायदा होगा। लेकिन वेदर का जो अपडेट है वो भी बताता है कि कोई भी टीम टॉस जीत करके पहले फील्डिंग ही करने जाएगी। बाकी स्कोरिंग पैटर्न जानने के लिए अगर आप पिछले 6 मैचेस के स्कोर कार्ड को देखेंगे तो जनरली आपको दिखाई पड़ेगा कि 160 से लेकर के 180 के आसपास का स्कोर यहां पर बनता रहा है, जो कि चेज भी हो जाता है। और जनरली यहां पर पावर प्ले के जो कि पावर प्ले वहां पर 4 ओवर का होता है बिग बैश में, इंटरनेशनल टी20 में तो 6 ओवर का ही होता है। तो ये जो इंटरनेशनल टी20 मैच है एक वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यहां तो 6 ओवर में जम के रन बने। पहली इनिंग में हालांकि 3 विकेटें भी गिरी, लेकिन जैसे ही हम आते हैं बिग बैश के अंदर, यहां पर 4 ओवर का पावर प्ले होता है, वहां पर देखेंगे तो 13 पर 2 विकेट पहली इनिंग के अंदर, सेकंड इनिंग के अंदर 30 पर 2 विकेट, यहां पर देखेंगे तो 18 पर 1, यहां पर 22 पर 1, यहां पर देखेंगे आकर के तो 35 पर कोई विकेट नहीं, 35 पर 1 विकेट, यहां पर 3-3 विकेट दोनों इनिंग्स के पावर प्ले में, तो यहां पर भी 3 विकेट दोनों इनिंग्स के पावर प्ले में मिला करके गिरी हैं, जो निश्चित तौर पर क्लियर करती हैं कि शुरुआती ओवर्स नई गेंद से इस पर्थ के मैदान पर, जहां पर अच्छा पेस और बाउंस तो होता ही है, थोड़ी बहुत हरियाली भी होगी। और निश्चित तौर पर वेदर ऐसा है कि यहां पर पावर प्ले के दौरान नई गेंद के जो गेंदबाज होंगे उनको अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है, ना सिर्फ पहली इनिंग की बॉलिंग में, इवन सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी। तो पावर प्ले के बॉलर्स यहां पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और प्लस अगर वो डेथ ओवर्स भी करते हैं तो और इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऐसे बॉलर कौन है दोनों टीमों में, वो भी आगे डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आप इन पिछले 6 मैच में देखें तो स्पिन को 17 और पेस को जो 57 विकेटें मिली हैं, पेस को तो पहली इनिंग में 31 और सेकंड इनिंग में 26 विकेटें मिली हैं, लेकिन जो पेसर्स ने पहली इनिंग में प्रेशर बनाया है उसका फायदा स्पिनर्स को भी पहली इनिंग में मिला है। पिछले 6 मैच में 12 ही विकेटें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वो 17 में से हैं, जो दिखाता है कि अगर स्पिनर्स को आपको पिक करना भी है तो पहली इनिंग की बैटिंग में आप निश्चित, पहली इनिंग की बॉलिंग में आप निश्चित तौर पर पिक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें, फैक्टर्स वेदर के बारे में, पिच के बारे में और कौन से बॉलर कितने इंपॉर्टेंट होंगे जानने के बाद, ये जो जानना जरूरी एक और चीज होगा कि एक्चुअली उस टाइम पर वेदर है कैसा। अभी तो फोरकास्ट है, वो अपडेट आपको मैं टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर वेदर के बारे में दूंगा। अगर पिच रिपोर्ट आती है तो वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और प्लस अपनी एक फाइनल टीम भी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आइए बात करते हैं सबसे पहली जो टीम है पर्थ स्कॉर्चर्स की, जिनका अपना होम ग्राउंड भी है, जहां पर यह मैच होगा। होस्ट टीम है, तो इनका क्या प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर प्रोबेबली हो सकता है। स्क्वाड तो लंबा चौड़ा है, जिसके बारे में आगे बेंच पर भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज हैं कि मिचेल मार्श और यहाँ पर फिन एलन आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे, दोनों ताबड़तोड़ बैटर हैं। इसके बाद एरन हार्डिंग के ऑलराउंडर और कूपर कॉनोली दूसरे ऑलराउंडर नंबर 3 और 4 पर बैटिंग करते दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद आएंगे कप्तान एस्टन टर्नर, उसके बाद लॉरी इवांस जो विकेट कीपिंग भी साथ कर दें। बाकी यहाँ पर है एस्टन एगर, तो विकेट कीपिंग के इनके पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो है फिन एलन भी, दूसरे यहाँ पर लॉरी इवांस है। जनरली फिन एलन ही शायद आपको ओपन करते दिखाई पड़े। बाकी ब्रॉडी काउच है, इसके बाद मैथ्यू केली है, जोएल पेरिस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, माहली बियर्डमैन एक युवा तेज गेंदबाज, दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज जो आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। तो 4 तो प्रॉपर तेज गेंदबाज हैं। और स्पिन डिपार्टमेंट में एस्टन एगर और कूपर कॉनोली आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, और एरन हार्डी भी आपको बाकी की गेंदबाजी करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें जोएल पेरिस और मैट केली आपको पावर प्ले की बॉलिंग शुरुआती 4 ओवर में करते दिखाई पड़ेंगे, और उसी दौरान एक आध ओवर आपको माहली बियर्डमैन भी करते दिखाई पड़ेंगे। डेथ ओवर्स में भी आपको एरन हार्डी ध्यान दीजिएगा पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो अगर ये पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे तो मैट केली नहीं करेंगे। तो जनरली एरन हार्डी, मैट केली और जोएल पेरिस, ये 3 ऐसे बॉलर इस टीम के अंदर
बैट्समैन हैं जो कि पावर प्ले में भी दिखाई पड़ सकते हैं और डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं और पूरे प्रॉपर 4 ओवर की बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये 3 बॉलर तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी माली बियर्डमैन, ब्रैडी काउच, ये 2 ऐसे बॉलर होंगे जो शायद पार्ट टाइमर्स के तौर पर 2-2 ओवर करें और निश्चित तौर पर ईस्टन एगर आपको पूरे 4 ओवर के आसपास की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे और थोड़े बहुत जो बचे ओवर होंगे वो कूपर कॉनली कर देंगे। इसके बाद इनका बेंच अगर आप देखें तो सैम फैनिंग है, निक हॉब्सन है, ब्राइस जैक्सन है जो कि अवेलेबल है, लेकिन इसके साथ साथ झाई रिचर्डसन जो अभी फिलहाल 1-2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ जोश इंग्लिश तो अभी एसेस खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ये भी अवेलेबल नहीं है और डेविड पेन अभी IL T20 खेल रहे हैं, तो ये IL T20 खेलने के बाद ज्वाइन करेंगे। तो 3 ये नीचे बेंच के जो प्लेयर्स है बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, ये बाकी 3 अवेलेबल हैं। हो सकता है इसमें से किसी एक को खेलने का मौका भी मिल जाए प्लेइंग 11 में, तो ये भी आपको मैंने बता दिया। बाकी आगे आकर के जो पूरा का पूरा स्क्वाड है प्रॉपर, उन सभी प्लेयर्स का पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम के जो है T20 करियर कैसा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल T20 मैचेस और डोमेस्टिक हर तरीके के T20 मैचेस का एक्सपीरियंस इंक्लूडेड है, जिसमें आप हर एक प्लेयर के बारे में जान पाएंगे कि उसने T20 क्रिकेट में किया है क्या, जिसमें सबसे कम एक्सपीरियंस किसी को दिखाई पड़ेगा T20 फॉर्मेट के हिसाब से तो है माली बियर्डमैन, 2 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं, लेकिन उसमें एक और प्लेयर है ब्राइस जैक्सन जिनको अभी T20 क्रिकेट में डेब्यू करना बाकी है। 12 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, वनडे डोमेस्टिक लीस्ट ए के, जिसमें 26 विकेट ले चुके हैं, यानी कि वहां पर भी कारनामा करके यहां पर पहुंचे हैं। तो जबरदस्त तरीके के प्लेयर्स इनके पास है, सभी का एक्सपीरियंस यहां पर आप ना सिर्फ एज अ करियर कि कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, कितने बैटिंग एवरेज के साथ, या अगर ऑलराउंडर है तो दोनों काम उसने कैसे किया, और बॉलर है तो कितने मैचेस खेल करके कितनी विकेटें ली और उसमें पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगती हैं। इनको जनरली हर एक मैच के अंदर ऑन एन एवरेज 1 विकेट निकालने में, जैसे यहाँ पर 14 का स्ट्राइक रेट है तो 14 गेंदें लगती हैं, सेकंड इनिंग में 17 गेंदें लगती हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो मैथ्यू केली हैं पहली इनिंग के ज्यादा बेहतर बॉलर है, ये चीज हमको दिखाई पड़ता है। तो ये चीज आप हर एक बॉलर और बैटर के लिए देख सकते हो। और उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें कि अभी करियर आपने तो देख लिया, लेकिन रीसेंट टाइम में ये लोग कैसी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, वो अगर आप यहाँ पर देखने आए तो फिन एलन तो ऐसे प्लेयर हैं भी जो फ्लैशी प्लेयर है, आएंगे शॉट्स लगाएंगे, तो इसी वजह से आपको दिखाई पड़ेगा कहीं कहीं पर बीच बीच में छोटी छोटी इनिंग्स के अलावा बीच बीच में एक एक बड़ी इनिंग आती है, तो कंसिस्टेंसी का इश्यू आपको दिखाई पड़ेगा। बाकी इसके बाद आते हैं मिचेल मार्श, जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि अभी रीसेंट टाइम में अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। हालांकि रीसेंट टाइम में अगर आप इनके बनाए गए रन्स को देखें तो उसमें एक सेंचुरी भी, एक 46 नाबाद की पारी, एक 41, एक 46, एक 30, जनरली काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम में करते दिखाई पड़े हैं। तो एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए टॉप ऑर्डर पर से हो जाते हैं, जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, इनके पास 2 ऑलराउंडर है, एरन हार्डी और कूपर कॉनली। इसमें एरन हार्डी तो आपको पावर प्ले में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं, जिनके पास पेस तो है, थोड़ी बहुत गेंद को स्विंग भी कराते हैं अंदर बाहर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी फॉर्म तो आप इनका यहाँ पर देखें तो बहुत ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जो यूटिलिटी बिग बैश के हिसाब से आज के इस मैच में इनकी होगी वो इनको बेस्ट ऑप्शन बना देती है। इवन कप्तान है बस कप्तान का भी, और उसी तरह से कूपर कॉनली ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे जो रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो इंडिया के खिलाफ इन्होंने कमाल की पारी खेली थी, अभी इंडियन टीम जो दौरे पर गए थे ऑस्ट्रेलिया के, तो ये भी एक बहुत ही शानदार ऑप्शन होंगे जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर भी 1-2 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ भी सकते हैं। इसके बाद आते हैं कप्तान एस्टन टर्नर, जो कि निश्चित तौर पर अगर आप इनका फॉर्म देखें तो बहुत अच्छा है नहीं, तो उतने बेहतर पिक है नहीं, तो निश्चित तौर पर टॉप 5 में से 3 नाम तो हमको वैसे भी सेफेस्ट मिल गए। और उसके बाद लॉरी इवांस भी कुछ उसी तरीके के ऑप्शन है जो कि कभी कभी किसी मैच में चलते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एस्टन एगर जो कि निश्चित तौर पर अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लेकर के जाइए, वरना इग्नोर करिए। और उसके बाद आते हैं ब्रॉडी काउच, जो कि अपने स्विंग पर निर्भर करते हैं, मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। फॉर्म अगर आप इनका देखें तो बहुत ज्यादा बेहतर या कंसिस्टेंट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ जोएल पेरिस या मैथ्यू केली का फॉर्म अगर आप देखें तो ये काफी शानदार रहेगा। तो ये 2 सबसे सेफेस्ट बॉलिंग ऑप्शन अपने फॉर्म के बेसिस पर और पीछे अपने करियर भी देखा होगा उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी बन जाते हैं। और उसके बाद इनके पास है माली बियर्डमैन, इसके बाद इनके पास है ब्राइस जैक्सन, और ब्रॉडी काउच का तो एक ऑप्शन आपको मैंने बताया ही था। अब देखना पड़ेगा कि इन्हीं तीनों में से कौन प्लेइंग 11 में खेलेगा। तीनों का फॉर्म अगर आप देखें तो ब्रॉडी काउच निश्चित तौर पर उतने कंसिस्टेंट है नहीं, माली बियर्डमैन ने तो अभी मैचेस ही काफी कम खेले, लेकिन आखिरी मैच जो खेला था उसमें भी 3 विकेट लेकर के गए थे। लेकिन माली बियर्डमैन को ना काफी प्रेफरेंस मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में भी रिसेंटली जगह मिली थी। बाकी ब्राइस जैक्सन का भी फॉर्म अगर आप देखें तो अभी तो T20 में डेब्यू करना बाकी है, लेकिन लीस्ट 10 मैचेस में उन्होंने काफी जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो देखना पड़ेगा खेलेगा कौन। लेकिन ओवरऑल जो हमारी एनालिसिस है रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर, प्लेयर्स की यूटिलिटी की बेसिस पर, ये 2 तेज गेंदबाज और ये 3 खिलाड़ी जो उसमें से 2 ऑलराउंडर्स हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से होंगे, जिनको आपको 100% टीम में रखना अगर यही प्लेइंग 11 खेली। और बाकी आपके पास डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर एक एस्टन टर्नर का भी ऑप्शन है, एक यहाँ पर एस्टन एगर का भी ऑप्शन है, और जो भी खेले चाहे ब्रॉडी काउच, माली बियर्डमैन या ब्राइस जैक्सन में से कोई भी, इन तीनों में से जो भी खेलता है वो भी एक बहुत अच्छा डिफरेंशियल ऑप्शन बनेगा, जिनको आप अपनी अलग अलग
ग्रैंड लीग की टीमों में रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आकर के हेड टू हेड के नंबर्स देखें कि ये जो पर्थ स्कॉचर्स के सारे प्लेयर्स हैं ये कैसी परफॉर्मेंस करते रहे हैं सिडनी सिक्सर के खिलाफ, तो वो आपके सामने दिखाई पड़ेगा। फिन एलन ने एक मैच में 15 रन बनाए हैं, मिचेल मार्श के 12 मैच में 29 का बैटिंग एवरेज है। इसके बाद एरन हार्डी और कूपर कॉनोली के भी नंबर्स काफी ओवरऑल ठीक ठाक हैं। और उसके बाद एस्टन टर्नर के भी 21 मैच 610 रन है, 42 का एवरेज है लॉरी इवांस का। इसके बाद एस्टन नेगर के 11 मैच में केवल 8 विकेट है और बाकी ब्राडी काउच के 2 मैच में 3 विकेट है, मैट केली के 5 मैच में 5 विकेट हैं। इसके बाद जोएल पेरिस के भी 8 मैच में 6 विकेट है। तो नंबर तो थोड़े हेड टू हेड में खराब है, लेकिन ब्राडी काउच के ओवरऑल काफी ठीक ठाक से हैं, खास करके पहली इनिंग में जहां पर केवल 9 का स्ट्राइक रेट है। तो एक अच्छे डिफरेंशियल प्लेयर यहां से भी हेड टू हेड के बेसिस पर दिखाई पड़ जाते हैं। और उसके बाद वेन्यू पर इस पर्थ के मैदान पर कैसी परफॉर्मेंसेज रही है इन्हीं प्लेयर्स की, तो फिन एलन ने तो कुछ खास कमाल किया नहीं है, 5 मैच 103 रन है, 21 का एवरेज है। और इसके बाद बात करें यहाँ पर मिचेल मार्श के तो 20 मैच 433 रन लेकिन 33 का एवरेज है। वहीं पर एरन हार्डी के नंबर से यहाँ पर एज ए बैटर काफी बढ़िया है, 25 मैच 35 का एवरेज, साथ ही साथ 15 विकेट भी है। जबकि कूपर कॉनोली के यहाँ पर खेलना बाकी है। टर्नर के भी आंकड़े यहाँ पर काफी अच्छे हैं, इवन लॉरी इवांस के भी। तो एक और डिफरेंशियल ऑप्शन हमको यहाँ पर कौन मिल जाता है, लॉरी इवांस, जो निश्चित तौर पर ना सिर्फ हेड टू हेड में अच्छी परफॉर्मेंसेस करते दिखाई पड़े, अभी पीछे आपने देखा डेटा में, इस मैदान पर भी इनके आंकड़े बहुत ही शानदार हैं। तो ये निश्चित तौर पर ट्राई किए जा सकते हैं एक ऐसी कंडीशन में जहां पर आप मिचेल मार्श, एरन हार्डी, कूपर कॉनोली को तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देख रहे हैं कि पहले बैटिंग भी है अपनी टीम की पर्थ स्कॉचर्स की, तो इनको भी आप अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एज ए ट्रम्प प्लेयर, जिसमें मैट केली और जोएल पेरिस तो आपकी टीम में रहेंगे ही। जहां पर एक और आपको मैं बता चुका हूं कि ब्राडी काउच भी है, एस्टन एगर भी है, ये एक जबरदस्त डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकता है जिसमें एस्टन टर्नर का भी नाम होगा। तो निश्चित तौर पर लॉरी इवांस इन सभी डिफरेंशियल प्लेयर्स में से ना एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जिनको सबसे पहले आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, अपनी ग्रैंड लीग की टीमों में लेके जा सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें कि सिडनी सिक्सर के जो मौजूदा बॉलर्स हैं टीम के अंदर, उनके खिलाफ क्या परफॉर्मेंसेज इन पर्थ स्कॉचर्स के प्लेयर्स की रही है। तो फिन एलन की बात करें तो बेन डॉर्सो इसकी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर 12 गेंद पर 17 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। केन रिचर्डसन की एक गेंद पर बिना कोई रन बनाए एक बार आउट हो चुके हैं। इनकी कमजोरी भी रही है बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, जिस पर ये 64 गेंद पर 69 रन बना करके 5 बार आउट हो चुके अपने पूरे टी20 करियर में। तो निश्चित तौर पर ये इनकी एक कमजोरी है और सामने की टीम में ऐसे ऑप्शन है जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके बाद मिचेल मार्श की बात करें तो ये हेडेन केयर की 13 गेंद पर 5 रन बना करके एक बार, बेन डॉर्सो की 15 गेंद पर 19 रन बना करके एक बार, बेन मनेंटी की ऑफ स्पिन पर भी एक बार, ऑफ स्पिन की एक जनरली कमजोरी रही भी है। केन रिचर्डसन पर भी एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी एरन हार्डी लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तो खराब खेलते ही हैं, जिसके खिलाफ ओवरऑल जो इनका डेटा है वो आप देख सकते हैं। बाकी हेडेन केयर और बेन डॉर्सो इन दोनों ही बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों पर भी आंकड़े काफी पुअर हैं। तो एक कॉमन चीज हमको दिखाई पड़ती है कि जो पूरा टॉप ऑर्डर है पर्थ स्कॉचर्स का ना, वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर थोड़ा सा कमजोर है, इवन स्पिन पर भी। बाकी एस्टन टर्नर भी हेडेन केयर और बेन डॉर्सो पर आउट तो हुए हैं, लेकिन रन बना करके एक पर 76 रन बना करके 2 बार, एक पर इन्होंने 90 रन बना करके 3 बार विकेट दी हैं। जेफर कोहन और केन रिचर्डसन पर भी आंकड़े आप देख सकते हैं, जिसमें केन रिचर्डसन पर आंकड़े जनरली बहुत खराब हैं। बाकी लॉरी इवांस जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन पर फंसते हैं, केन रिचर्डसन, बेन डॉर्सो ने भी इनको आउट कर रखा है, लेकिन उन पर भी रन है इनके, और सैम फैनिंग भी हेडेन केयर पर आउट होते रहे हैं। तो एक चीज कि टॉप ऑर्डर तो कमजोर है बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर, तो निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बैटिंग में थ्रेट तो है इस टीम के लिए। तो निश्चित तौर पर अपनी एक टीम तो आप ऐसे जरूर बना सकते हैं ना, जिसमें एस्टन टर्नर और लॉरी इवांस दोनों होने चाहिए, एरन हार्डी, कूपर कॉनोली के साथ, जहां पर आप चाहे तो मिचेल मार्श को ड्रॉप कर सकते हैं। और उसमें निश्चित तौर पर ज्यादा प्रेफरेंस आप एरन हार्डी को दे सकते हैं यहां पर टर्नर और लॉरी इवांस के साथ, क्योंकि उनके बॉलिंग की ज्यादा संभावना है, कूपर कॉनोली की संभावना थोड़ी कम है। और उसके बाद बॉलर्स तो जो हैं उनमें से आपको हमने बता ही दिया था कि कौन से बेहतर ऑप्शन होंगे, और कुछ ऑप्शन और क्लियर होंगे जब आगे की टीम का प्लेयर बैटल देखेंगे। बाकी निक हॉब्सन भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, बेन डॉर्सो पर भी एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि सिडनी सिक्सर की, जिनके पास प्लेइंग 11 में यहाँ पर सबसे पहले तो बाबर आजम, जैक एडवर्ड्स के साथ ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी जोस फिलिप इनके विकेट कीपर बैटर है, मोजेस हेनरिके सिंह के कप्तान है, जॉर्डन सिल्क है, लचलन सॉ है, इसके बाद हेडेन केयर है। अब या तो लचलन सॉ या आपको विकेट कीपिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं, जोस फिलिप में से कोई एक। इसके बाद बेन डॉर्सो, बेन मनेंटी, मिच पेरी और जेफर कोहान जो कि लेग स्पिनर है इंग्लैंड के, आपको बॉलिंग की जिम्मेदारी संभालते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें बेन डॉर्सो और मिच पेरी आपको पावर प्ले में शुरुआत करते दिखाई पड़ते हैं। और प्लस यहां पर इनके पास जैक एडवर्ड्स भी है, हेडेन केयर भी है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। तो निश्चित तौर पर जो बाएं हाथ के इनके पास तेज गेंदबाज है, एक बेन डॉर्सो और दूसरे हेडेन केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके
खिलाफ आपने देखा सामने की टीम का टॉप ऑर्डर हमेशा से खराब खेलता रहा है। तो ये दो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 4-4 ओवर करेंगे भी। जैक एडवर्ड्स आपको 2 से 3 ओवर की बॉलिंग भी प्लस ओपनिंग बैटिंग भी करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी मिच पेरी तो आपको 2 से 3 ओवर करके देंगे ही, इसमें स्पिन की भूमिका बाकी 2 स्पिनर्स मिल करके निभाते दिखाई पड़ेंगे। तो कौन से कितने इंपॉर्टेंट बॉलर है ये तो आपने जान लिया, प्लेइंग 11 में बैटिंग ऑर्डर क्या होगा वो समझ लिया। बाकी डैनियल ह्यूजेस हैं, केन रिचर्डसन है, जोएल डेविस है, टॉड मर्फी है जो कि अवेलेबल है फिलहाल के लिए। सैम करन, शॉन एबर्ट अभी अवेलेबल है नहीं, सैम करन आपको पता होगा IL T20 खेल रहे हैं। स्टीवन स्मिथ अभी आपको पता है ये एसेस खेल रहे हैं, जोश हेजलवुड फिट नहीं है, और मिचेल स्टार्क भी शायद ही खेले पूरे बिग बैश में पहली बार, लेकिन फिलहाल आपको खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन स्क्वाड के अंदर उनका नाम है। इसके बाद करियर का डेटा आप देख सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पर्थ स्कॉर्चर्स के प्लेयर्स का देखा, रिसेंट फॉर्म का भी डेटा आप देख सकते हैं हर एक सिडनी सिक्सर प्लेयर्स का, जहां पर आपको पता चलेगा कि बाबर आजम ठीक ठाक से फॉर्म में रहे हैं रिसेंट टाइम में। वहीं पर जैक एडवर्ड्स की यूटिलिटी इतनी बेहतर है ना कि आप इनको ड्रॉप कर ही नहीं सकते। तो ये ओपनिंग बैटिंग भी शायद कर जाएं और प्लस बॉलिंग तो आपको प्रॉपर करते दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद जोस फिलिप हैं, इनका भी फॉर्म आपको काफी इनकंसिस्टेंट दिखाई पड़ेगा, प्लस मोजेस हेनरिकेस, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनका पूरा का पूरा जो टॉप ऑर्डर है ना 4 प्लेयरों का, उसमें सबसे ज्यादा आप किसी के ऊपर रन बनाने को लेकर के भरोसा कर सकते हैं तो वो मोजेस हेनरिकेस ही हैं। हालांकि इनका भी फॉर्म अगर आप देखें कंसिस्टेंसी वाइज तो उतना बहुत अच्छा है नहीं। बाकी जॉर्डन सिल्क ये एक फिनिशर की भूमिका जनरली निभाते हैं, इसी वजह से ज्यादा रन आपको दिखाई पड़ेंगे नहीं इनके। लचलन सॉ की भी वही दिक्कत रही है। बाकी हेडन केयर और बेन डॉर्स के अगर आप रिसेंट फॉर्म के आंकड़े देखें तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ये दो एक ऐसे खिलाड़ी है ना जो कि ना सिर्फ अपने बॉलिंग से बल्कि बैटिंग से भी एक बड़ा रोल प्ले करते दिखाई पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपने प्लेयर बैटल में डेटा भी इनका देखा कितना शानदार है, सामने की टीम के बैटर्स के खिलाफ इन दोनों को ड्रॉप करना नहीं है। बेन मैनेंटी निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कितनी बॉलिंग मिलेगी उसका कुछ खास हमको पता है नहीं। बाकी मिच पेरी लास्ट के 3 मैच में 3 विकेट हैं। बाकी जेफर कोहान लास्ट के 4 मैच में केवल 1 विकेट है, उसके पहले एक और मैच में 2 विकेट है। बाकी जो बेंच के बाकी बचे हुए ऑप्शंस हैं उनका भी फॉर्म अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर केन रिचर्डसन थोड़े से बेहतर फॉर्म में, डैनियल ह्यूजेस अगर खेलते हैं तो एक टॉप ऑर्डर बैटर आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं, ये भी अच्छे फॉर्म में है। जोएल डेविस जो कि एक ऑलराउंडर है प्रॉपर, जो कि बैटिंग और प्लस आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगे। टॉड मर्फी अपनी ऑफ स्पिन से निश्चित तौर पर फंसाते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर एक बात तो पक्की यहां पर है कि ये दोनों के दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जो बैटिंग भी कर सकते हैं, और प्लस जैक एडवर्ड्स दो बेस्ट ऑप्शन है। इसमें फॉर्म के बेसिस पर बाबर आजम भी आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जनरली बहुत अच्छा खेलते भी हैं। और निश्चित तौर पर किसी और पर अगर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं तो वो मोजेस हेनरिकेस हैं, जिनको आप लेके जा सकते हैं अपनी टीम में, जिसमें ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आपके पास यहाँ पर मिच ओवेन का ऑप्शन है, बेन मैनेंटी का ऑप्शन है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में ले जा करके, और एक जोस फिलिप का तो रहेगा ही। तो ये कुछ शानदार ऑप्शन थे जिनको आपने देखा उनका कैसा फॉर्म है। लेकिन हेड टू हेड के बेसिस पर देखें तो बाबर आजम तो खेले नहीं पर्थ के खिलाफ, लेकिन जैक एडवर्ड्स के 6 मैच 83 रन, केवल 14 के एवरेज, विकेट है ही नहीं। बाकी जोस फिलिप का बैटिंग एवरेज 30 है, मोजे हेनरिकेस का 28 है, जॉर्डन सिल्क का 29। पर्थ के खिलाफ जब ये लोग खेलते हैं बाकी हेडन केयर और बेन डॉर्स के आंकड़े तो जनरली अच्छे होने ही थे। बेन मैनेंटी की भी 5 बजे 4 विकेटें हैं। नंबर्स यहां पर देखेंगे ना तो केन रिचर्डसन के बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में क्रिकेट काफी कम खेला है। डैनियल ह्यूजेस के भी बैटिंग के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। और बात जब आती है इस मैदान पर खेलने को लेकर के तो यहां पर बाबर आजम ने 3 मैच में केवल 14 रन बनाए हैं। और ध्यान दीजिएगा इनके जो नंबर्स यहां पर आंकड़े हैं ना इस मैदान पर, वो निश्चित तौर पर एज ओपनर जो कि निश्चित तौर पर अच्छी पेस और बाउंस यहां पर होती है और गेंद स्विंग भी करती है ना, तो इसी वजह से खराब है। बाकी जैक एडवर्ड्स इनके 3 मैच में 61 रन है, 20 का एवरेज है। जोस फिलिप के 24 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन यहीं पर मोजेस हेनरिकेस सबसे बड़ी भूमिका में आते हैं 5 मैच 178 रनों के साथ। और बाकी बॉलिंग में देखें तो हेडन केयर के 4 मैच में 1 विकेट है, बेन डॉर्स के आंकड़े, बेन मैनेंटी के आंकड़े या डैनियल ह्यूजेस के आंकड़े जो कि काफी अच्छे हैं, केन रिचर्डसन के भी आंकड़े आप देख सकते हैं। तो अगर केन रिचर्डसन प्लेइंग 11 में है तब तो एक बेस्ट ऑप्शन होंगे हेडन केयर और बेन डॉर्स के साथ, जिसमें मोजेस हेनरिकेस, जैक एडवर्ड्स तो सबसे बेस्ट ऑप्शन और हैं जिनको आप सीधे टीम में लेके जा सकते हैं। बाकी बाबर आजम को अगर आप ले रहे हैं तब तो ठीक, वरना जोस फिलिप को ज्यादा सेफर ऑप्शन के तौर पर लेके जा सकते हैं। इसके बाद प्लेयर बैटल में देखें तो जैक एडवर्ड्स जो मिच पेरी पर यहाँ पर आउट होते रहे हैं, 5 गेंद पर बिना कोई रन बनाए, एक बार लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर ये भी दिक्कतों में आए हैं, 6 बार केवल 77 रन बना करके। बाकी लेग स्पिन भी इनकी एक कमजोरी रही है। बाकी जोस फिलिप की बात करें तो एस्टनेगर पर बढ़िया खेले, 30 गेंद पर 45 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। मोजे हेनरिकेस भी एस्टनेगर पर आउट तो 2 बार हुए हैं, लेकिन बैटिंग एवरेज 35 के ऊपर का है। इसके बाद डैनियल ह्यूजेस की बात करें जो लेग स्पिन पर फंसते हैं, एरन हार्डी, एस्टनेगर, ब्राडी काउच और मैट क्लिक पर एक बार आउट होते रहे हैं, जिसमें एस्टनेगर को तो बहुत अच्छा खेले हैं। और जॉर्डन सिल्क भी यहाँ पर मैथ्यू केली की 13 गेंद पर 25 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलिंग इनकी भी एक कमजोरी रही है। तो ये जो सारे प्लेयर बैटल के आंकड़े थे या जो भी डेटा एनालिसिस अभी इस वीडियो के अंदर हमने किया, उसके बेसिस पर एक बात तो तय है, एक तो पर्थ का अपना होम ग्राउंड है, साथ ही साथ उसमें टॉस का भी फैक्टर आएगा। तो फेवरेट तो काफी हद तक बेहतर टीम पर्थ स्कॉर्चर्स की ही दिखाई पड़ रही है, लेकिन
टॉस एक बड़ी भूमिका निभाएगा आज के इस मैच में कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, जिसमें वेदर का सारा फैक्टर आपको मैंने पीछे पिच रिपोर्ट के टाइम पर बता ही दिया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जानना। तो जो भी वेदर को लेकर के अपडेट होगा या पिच को लेकर के अपडेट आता है तो वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस की बात बता दूंगा और अपनी फाइनल टीम भी वहां पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो जाकर के ज्वाइन जरूर करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए और जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाइए अपडेट्स लेने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।